अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ अपने चैनल HR फॉर यू में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोशनी चैप्टर नंबर 1 यानी 10th क्लास की दरख्शां। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ये रोशनी है जिसमें 13 चैप्टर है टोटल। वो रोशनी दरख्शां उर्दू जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। तो जितने बच्चे का कंप्लीट हो चुका है कॉमेंट में बता देंगे कि सर मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो नए बच्चे जिनका कंप्लीट नहीं हुआ तो वो प्ले लिस्ट में पूरी वीडियो पड़ी हुई है, वहां से पूरा वीडियो जाकर के देख लेंगे। और ये रोशनी उर्दू जो है इसमें से 20% पूछेगा। तो जो खास चीजें हैं एक एक चैप्टर से, वो खास चीजें पढ़ाऊंगा मैं पूरा उर्दू, लेकिन खास चीजों को पढ़ाऊंगा क्योंकि जो पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं वो 16 पेज का है। तो उनसे खास चीज जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप जुड़ रहे हैं तो कमेंट में बता देंगे कि सर मैं डेली, क्योंकि आपका डेली क्लास चलने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं VVI चीजों को निकाल रहा हूं इसमें से। तो पहला चैप्टर आपका क्या है यहां देख लेंगे। पहला है मकाला है, जिसको जो मजमून जिसे कहते हैं, मकाला यानी मजमून कहते हैं जिसे हम। तो आइन हिंद में दर्ज हिंदुस्तानी जबान यानी जबानों के बारे में बात की गई है। रोशनी का पहला चैप्टर है आपका। तो इसमें क्या बताया गया जबान में, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मुल्क में बहुत सारी जबानें बोली जाती है, बहुत सारे मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। हर मजहब और हर हिंदुस्तान मुल्क के अलग अलग खित्ते में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जबानें बोली जाती है, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग कपड़ा है, लिबास है, अलग अलग खाना पीना, यानी हर अंदाज में जबान भी अलग है, खाना पीना रहना अंदाज पूरा का पूरा अलग है। तो हमारे आयन का क्या मतलब होता है, संविधान। आयन में हिंद में दर्ज यानी हमारे भारतीय संविधान में दर्ज हिंदुस्तान की जबानें, यानी हिंदुस्तान की कितनी जबानें भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। तो पूरी की पूरी 22 जबानें हैं। यानी हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 22 जबानों को मान्यता है। ऐसे तो बहुत सारी जबानें बोली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में जो दर्ज है वो 22 जबानें हैं जो इसमें नाम दिया हुआ है। पहला आपका हो जाता है यहां पर हिंदी जबान, दूसरा उर्दू, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, यहां पंजाबी। उसके बाद अगला कह रहा है नेपाली, बंगला, बोर्ड, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी वगैरह। यानी ये 22 जबानें हिंदुस्तानी आईन यानी संविधान में दर्ज हैं कि 22 भाषाओं को, जबानों को मान्यता मिल चुकी है वगैरह। यानी और भी भाषाएं हो सकती हैं वगैरह इत्यादि ETC जो और है। तो इसमें यही चीज बताया गया है। इसमें से पूरा हमें नहीं पढ़ना है, हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है हिंदी जबान के बारे में, फिर हमें उर्दू जबान के बारे में पढ़ना है, और खास जैसे हम पंजाबी जबान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ है कन्नड़ है, कंटड़ भाषा है, उसके बाद तेलुगु, तमिल है, इन कुछ जबानों के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हिंदी और उर्दू है, ठीक है। इन दोनों जबानों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ज्यादातर जो पूछेगा वो हिंदी जबान के बारे में और उर्दू जबान के बारे में। तो मैं सारा निचोड़ निकाल चुका हूं और आपको अब पढ़ाने वाला हूं। तो आप पूरा का पूरा वीडियो को पूरा देखेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको हिंदी और उर्दू जबानों के बारे में बताया गया। तो मैं यहां आपको पहले हिंदी उर्दू जबानों के बारे में बता दे रहा हूं कि जैसे आपने देख लीजिए भारतीय संविधान है हम हिंदुस्तान जो है कसीर लसानी मुल्क है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी लगभग यहाँ की आबादी 125 करोड़ को पार कर चुकी है। अब यहाँ हर खित्ते में अलग अलग जबान के बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग मजहब को मानने वाले, अलग अलग तरीके की जबानें बोलते हैं, खाना पीना रहना सहना सब अलग है। उसमें हमें डिफाइन करना है कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे उर्दू अदब के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि उर्दू का लफ्जी माने होता है लश्कर। उर्दू के माने क्या होता है, लश्कर, जो फौज को हम कहते हैं। तो उर्दू के माने होता है लश्कर। यहां कह रहा है उर्दू अदब। पहली चीज तो देखो, उर्दू जो है वो खड़ी बोली से निकली है। किससे? उर्दू खड़ी बोली से निकली है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, स्किप कर करके आप देखते हैं, मजा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। तो देखिए उर्दू अदब की बात बताई जा रही है कि पहले पंडित दत्तात्रेय कैफी ने उर्दू को संस्कृत का लफ्ज करार दिया। यानी कि उर्दू अदब जो है, उर्दू वो लफ्ज संस्कृत से जुड़ा हुआ है, संस्कृत का बना हुआ है, ठीक है। पहली चीज, पंडित दत्तात्रेय कैफी ने उर्दू को संस्कृत लफ्ज करार दिया है। यानी इन्होंने कहा कि उर्दू जो है वो उर्दू नहीं है, असल में उर्दू संस्कृत का लफ्ज है। उर प्लस 2 से बना है, उर प्लस 2 उर्दू बना है। उर के माने क्या होता है, दिल या सीना, अलिफ रे पेश उर। उर का मतलब होता है सीना या दिल, और दो का मतलब दो, यानी इसको दो दिलों की जबान कहा गया है। क्या कहा गया है?
दो दिलों की जबान उर्दू को कहा गया। उर जो है उर संस्कृत का लफ्ज है, संस्कृत के माने दिल या सीना होता है, और दो यानी दो होता है। तो दो दिलों की जबान, तो दो दिलों की जबान का मतलब पूरा का पूरा इशारा हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों के लिए और मुसलमान जो इस्लाम मजहब को मानते, इन दोनों की तरफ इशारा किया गया है कि उर का मतलब दो, इन दोनों की जबानें हैं, दोनों में मोहब्बत है, ये दोनों दिलों के रिश्ते की पहचान है ये इसलिए हिंदुस्तान में अलग अलग मजहब के और हिंदुस्तान में हिंद जोड़ उस्तान बनाया गया है। तो यहां उर का मतलब पता चल गया आपको। पहला उर का मतलब होता है संस्कृत का लफ्ज जिसके माने होता है सीना या दिल, दो माने दो। अब यहां देखिए कह रहा है कि उर्दू का पहला शायर, यानी ये ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट, वीवीआई आप याद रखोगे। तो उर्दू के पहले शायर कौन है? तो अमीर खुसरू। उर्दू के पहले शायर किनको कहा गया है? अमीर खुसरू को। और उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान यानी पहला मदरसा, जहां उर्दू का पहला इदारा खोला गया, उसको दक्कन कहा गया है। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान दक्कन कहा गया, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान जो है वो दक्कन में रखा गया है, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम कि उर्दू नस्र का आगाज यानी शुरुआत कब से हुआ? तो यहां देखिए 11वीं सदी में उर्दू नस्र का आगाज हुआ था। निबंध लिखना जो हम कहते हैं ना, 11वीं सदी में उर्दू नस्र का आगाज हुआ। और उर्दू बना कैसे, ये जानिए आप अच्छे से। देखिए उर्दू नस्र की पहली किताब मिराजुल आशिकीन है। उर्दू की पहली नस्री किताब जो है वो मिराजुल आशिकीन है, जिसको शाह मोहम्मद हुसैनी ने लिखा। किसने लिखा था? शाह मोहम्मद हुसैनी ने लिखा था। उर्दू की पहली नस्री किताब जो है वो मिराजुल आशिकीन है। क्लियर है? तो ये आपको उर्दू समझ में आएगा कि उर्दू के माने लश्कर होता है। उर्दू जो है संस्कृत लफ्ज उर से बना है। उर का लफ्जी माने होता है सीना या दिल, दो माने दो, यानी दो दिलों की जबान है, इसको सीना या फिर दिल कहा जाता है। क्लियर है? अब यहां देखिए आगे एक चीजों को, इसमें एक चीज और कहीं पे था तो उर्दू और हिंदी एक लफ्ज कहा गया। उर्दू हिंदी में कैसा रिश्ता है? माँ जाई बहन का, इन दोनों को बहन माना गया है, ठीक है। चलिए, तो उर्दू अदब का आपका कंप्लीट हो चुका है कि उर्दू अदब कहां से बना, कैसे शुरू हुआ। दूसरा आते हैं हम हिंदी अदब के बारे में कि हिंदी अदब क्या है। तो हिंदी भी खड़ी बोली से निकली है और उर्दू भी खड़ी बोली से निकली है। ये कौम की जबान है। कौम की जबान का मतलब क्या है कि हिंदी को हिंदुस्तान की कौमी जबान यानी नेशनल भाषा, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्र भाषा का दर्जा मिला हुआ है ना। और भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली जबान उर्दू है। तो हमारी कौमी जबान क्या है? उर्दू हमारी कौमी जबान है। उर्दू हिंदी दो सगी बहनें हैं, यानी उर्दू और हिंदी जो है वो दो सगी बहनों का रिश्ता है इसमें, है ना। माजाई बहनें भी लफ्ज में आपको ऑब्जेक्टिव में जो पूछा गया है कि उर्दू हिंदी में कैसा रिश्ता है, तो या तो हम कहेंगे माँ दो सगी बहनें या फिर माजाई बहनें। ये याद रखिएगा आप, दो सगी बहनें या फिर माजाई बहनें का लफ्ज दिया गया है। तो हिंदी भी खड़ी बोली से निकली है आपकी। ये कौम की जबान है। हिंदुस्तान कौम की जबान क्या है? यानी आप जिस इलाके में रहते हैं वो जबान बोलेंगे वो अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी जबान आपको बोलना अनिवार्य। हिंदी राष्ट्रीय भाषा कहा गया, संविधान ने इसको अंगीकृत कर दिया। अब यहां कह रहा है लफ्ज हिंदी फारसी जबान का लफ्ज। आप देखिए यहां एक चीज समझिए, उर्दू लफ्ज संस्कृत से लिया गया, यानी हमारा उर्दू मुसलमान जो बोलते हैं वो आया है कहां से? संस्कृत से। और हिंदी जो कि हिंदू बोलता है वो लफ्ज फारसी से बना हुआ है। यही इस हिंदुस्तान की मेल है और मोहब्बत की निशानी है। तो यहां कह दिया कि लफ्ज हिंदी फारसी जबान का लफ्ज है। हिंदी लफ्ज फारसी जबान का है। अब कहां से? तो ईरान के लोग जो दरिया के किनारे सिंध थे, एक चीज मैं बता दूं, ईरान के लोग जो है ना वो सीन का उच्चारण हा पढ़ते हैं, है ना। ईरान के रहने वाले लोग जो है उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन वो शीन को शीन नहीं पढ़ते हैं, वो शीन को हा पढ़ते हैं, ठीक है। ईरान के रहने वाले जो है वो शीन को शीन नहीं पढ़ते हैं, हा पढ़ते हैं। तो यहां कह रहा है कि ईरान के लोग दरियाए सिंध के आसपास के इलाके को हिंद और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदी कहते थे। यानी ईरान के लोग जो थे वो दरियाए सिंध है, तो चूंकि ईरान के लोग सीन को सीन नहीं बोलते हैं, हे बोलते हैं, तो वहां सिंध को उन लोगों ने हिंद कहना शुरू कर दिया, ठीक है। ईरान के लोग दरियाए सिंध को के आसपास के इलाके को सिंध की जगह सीन हटा करके हे हिंद कहने लगे और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदी कहते थे। तो कहां से हिंदी कहां से बना? ईरानी लोग सीन का प्रोनाउंसिएशन को हा कहने लगे, हे कहने लगे, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तानियों को सिंध की जगह वो हिंद कहना शुरू कर दिए, ठीक है।
अब यहां हम देखते हैं, इन चीजों को आप ध्यान रखो कि आपको समझना होगा उर्दू कैसे बना और हिंदी कैसे बना। ईरान के रहने वाले जो कि सीन की जगह सीन का उच्चारण उसका हे करते हैं, ठीक है, तो हे के बदले सिंध के बदले उन्होंने हिंद कहना शुरू कर दिया, तो हिंदी कहने लगे। अब यहां कह रहा है हिंदी अदब का आगाज, हिंदी अदब की शुरुआत कैसे हुई, तो हिंदी अदब का आगाज 933 ईस्वी में कब हुआ? 933 ईस्वी में राजा भोज, एक राजा भोज थे जिसका आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, गंगू तेली था राजा भोज। तो हिंदी अदब का आगाज जो है वो 933 ईस्वी में, जो कि राजा भोज का जमाना था, राजा भोज एक बादशाह थे, उनका जमाना था। क्लियर है ना। दूसरा कह रहा है कि हिंदी अदब का जदीद दौर, ये आगाज शुरुआत जो हुआ वो 933 में, और हिंदी अदब का जदीद दौर यानी अभी, जदीद के माने नया, नया दौर जो शुरू हुआ है तो 1803 से, जहां मिर्जा गालिब जैसे लोग जो शायरी में जन्म लिए, तो ये, और ये नसरी अदब है। तो हिंदी का आगाज 933 ईस्वी में जो राजा भोज के समय में हुआ था, और हिंदी अदब का जदीद दौर यानी नया दौर जो है वो 1803 में नसरी दौर शुरू हुआ है। तो मैंने नसर, नज़म इन सब चीजों में बता चुका है आपको। अब यहां कह रहा है कि हिंदी के पहले शायर, हिंदी के पहले शायर कौन थे, तो आचार्य सरहयार। क्या था? आचार्य, याद रखिएगा इन चीजों को आप। हिंदी के पहले शायर जो है वो आचार्य सरहयार हैं, और हिंदी नस्र का आगाज जो किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हरिश्चंद्र ने, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नस्र का आगाज, जैसे यहां है ना हिंदी नस्र का जदीद दौर, उर्दू नस्र का आगाज, तो यहां पर हिंदी के पहले शायर जो वो आचार्य सरहयार थे, और हिंदी नस्र का आगाज जो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो ये था आपका दो जबानों के बारे में मैंने बताया कि जो पहला चैप्टर है आपका रोशनी का मकाला, आइन हिंद में दर्ज हिंदुस्तानी जबानें, कौन कौन जबानें हैं, तो पहली जबानें मैंने आपको हिंदी पढ़ा दी, दूसरी जबानें उर्दू, यानी हिंदी कहाँ से शुरुआत हुई, हिंदी का कैसा है, उर्दू जबान, उर्दू कहाँ से शुरू हुई, उर्दू का रिश्ता कहाँ से कैसे हुआ, तो ये पूरा चीज मैंने पढ़ा दिया, आपको पूरा समझ में आ गया। सारी जबानों के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे, 22 भाषा है संविधान में, लेकिन 22 भाषा के बारे में हमें एग्जाम में पूछ नहीं रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब आपको, हम बंगाली भाषा के बारे में बताएंगे, पंजाबी के बारे में बताएंगे, गुजराती, यानी इन सब भाषाओं का आगाज कहां से हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो इन चीजों में कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेंगे ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और जितना मैंने हाईलाइट इंडिकेट कर दिया है इन सबको कॉपी में आप नोट करोगे, बहुत मेहनत लगा है पढ़ाने में, तो आपको उतारना होगा, क्योंकि एग्जाम में बस यही पूछेगा, जितना पूछेगा ना इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो भी पूछेगा आपको इसी के बीच से पूछेगा, यहीं से पूछेगा, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं पंजाबी आगाज, पंजाबी भाषा का शुरुआत कैसे हुआ, उड़िया जबान का, गुजराती जबान का और तेलुगु का, इन सब की जबानों का आगाज कैसे हुआ। तो चलिए इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगला पढ़ाते हैं आपको। चलिए, तो दो दौर आप पढ़ चुके हैं, उर्दू और हिंदी का दौर पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा पंजाबी अदब का दौर। पंजाबी अदब जो है, पंजाबी अदब बना कहां से, तो पंसाजी अब फ्रांस से बना हुआ है। आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि पंजाबी अदब का आगाज कहां से हुआ, या फिर अब फ्रांस का आगाज कहां से हुआ था, पसनाजी से। कहां से? पसनाजी से। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। उसको भी जो है ना चार दौर में, एक चीज बोल गया कि हिंदी अदब का चार दौर दिया गया है। जैसे पहले एक हो गया आधुनिक, रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल, चार दौर दिया गया उसको भी। तो पंजाबी दौर का भी, पंजाबी अदब का भी चार दौर दिया गया है, चार दौर दिया गया है। देख लीजिए, पहला दौर जो शुरू हुआ वो जो 1000 से 1500 ईस्वी, 1500 तक, यानी जो चला तो उसको एक दौर माना गया। दूसरा दौर 1500 से 1850 तक चला, उसको दूसरा दौर कहा गया, जिसको उर्दू में अहद कहते, दूसरा अहद कहा गया। जब पंजाबी अदब का जबान का जो तीसरा दौर चला तो 1850 से 1947 तक जो चला, तो उसको तीसरा दौर कहा जाने लगा। अब चौथा जो 1947 के बाद जो अब तक चल रही है चार दौर, चौथा दौर है। ये दौर क्यों कहा गया? जब 1000 से 1500 ईस्वी में जब पंजाबी जबान की शुरुआत हुई तो बहुत ज्यादा मुश्किल थी अब तक, 1500 तक। उसके बाद 1500 से नया दौर, दूसरा दौर शुरू हुआ तो कुछ इजी किया गया 1850 तक। फिर 1850 से 1947 तक लगभग इजी हो गया। अब जो 1947 के बाद जो चल रहा है हिंदुस्तान में पंजाबी अदब, पंजाबी जबान, तो ये नॉर्मल हम आप समझ जाते हो, तुसी की हाल है, शास्त्रीय काल, ये सब समझ जा रहा है आदमी। और एक चीज याद रखिएगा कि ज्यादा बच्चों को ये पता है, लोग समझते हैं कि पंजाबी अदब का आगाज गुरु नानक से हुआ, पंजाबी जबान का,
लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाबी जो है आगाज हुआ था पंजाबी अदब का वो फरीउद्दीन से। नाम याद रखिएगा आप लोग। पंजाबी का लोग ज्यादातर लोग समझते हैं कि गुरु नानक, लेकिन ऐसा नहीं है। किताब में जो है लोगों का मानना है, लेकिन यहाँ पंजाबी अदब का आगाज जो हुआ जो फरीउद्दीन नाम से हुआ। फरीउद्दीन नाम के आदमी थे, उन्होंने किया था। क्लियर हो गया। तो ये पंजाबी अदब को 4 दौर में बांटा गया। अगला है आपका मराठी अदब, जो कि महाराष्ट्र में बोला जाता है। चौथा किसका? मराठी अदब का महाराष्ट्र में बोला जाता है। मराठी अदब के पहले शायर मुकुंद राज हैं। यानी मराठी अदब है ना, तो उनके पहले शायर जो है जिसका नाम है मुकुंद राज, जो कि 1188 में, कब? 1188 में, यानी मराठी अदब का जो शुरुआत हुई मराठी अदब की, तो उसके पहले शायर जो बने मुकुंद राज, जो कि जमाना क्या था? 1188 का जमाना था। इसको भी 3 दौर में बांटा गया। दौर समझ में आ गया आपको कि दौर किसको कहते हैं? जब किसी भी जबान की शुरुआत होती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। धीरे धीरे उसके कन्वर्सेशन में, प्रोनाउंसिएशन में चेंज किया जाता है, बदलाव किया जाता है, तो उसको ईजी आसान किया जाता है। तो मराठी अदब का भी 3 दौर था। पहला दौर 1200 से 1800 तक चला, यानी 1200 में शुरू हुआ था, 1200 से 1800 तक चला। दूसरा 1800 से 1947 ईस्वी तक आजादी तक चला। और तीसरा दौर जो था वो आजादी के बाद से अब तक चल रहा है। तो मराठी अदब का भी 3 दौर था, 1200 से 1800, 1800 से 1947, और 1947 से जो आजादी से अब तक जो है तीसरा दौर चल रहा है मराठी जबान का। मराठी आपको पता है ना कहाँ बोला जाए? महाराष्ट्र मुंबई का क्षेत्र है, जिसको काट करके अलग किया गया था। चलिए 5वां हम पढ़ते हैं मलयालम अदब, जो कि केरल में बोला जाता है। कहाँ बोला था? केरला में मलयालम। यहां ध्यान से देखिए एक चीज कि ये संस्कृत से निकली है, और संस्कृत और तमिल, यहां देखिए केरल जो है ना, मलयालम अदब जो है वो केरला में बोला जाता है, और ये जो भाषा निकली है वो संस्कृत से निकली है। संस्कृत लफ्ज से ही कट के बना है, और संस्कृत और तमिल का जो एक गहरा संबंध है, नजदीकी रिश्ता है इन दोनों का। क्लियर है? इसका कोई दौर नहीं दिया हुआ यहाँ भी है ना। संस्कृत से निकली है, संस्कृत। इसके भी 3 दौर दिए गए हैं, यहाँ देखिए। इसके भी मलयालम अदब के केरला में जो बोले उसके भी 3 दौर। पहला दौर कहा जाता है 800 ईस्वी से 1300 तक। 800 से 1300 तक पहला दौर। उसके बाद दूसरा दौर करा 1300 से 1800 तक दूसरा दौर। तीसरा दौर करा 1800 से अब तक जो चलता आ रहा है वो तीसरा दौर हो गया। तो इन दौर में चेंजिंग हुआ। तो दौर का मतलब पहले पता चल चुका है आपको कि हम जो शुरुआत हुई थी तो कुछ ज्यादा टफ होता है, धीरे धीरे उसको चेंज किया जाने का। तो 5वां भी आपको समझ में आ गया। छठा हम देखेंगे तेलुगु अदब। तेलुगु अदब जो है वो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है। साउथ क्षेत्र, ये जितना पढ़ रहा है सब साउथ क्षेत्र पढ़ रहा है। तो तेलुगु अदब आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। इसकी आगाज जो है ना वो 10वीं सदी में। 10वीं सदी आप लोग जानते हैं ना, सदी जो होता है वो 100 सालों की अवधि से एक सदी बनता है, और 10 सालों की अवधि से एक दशक बनता है। जैसे अभी देख लीजिए 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक जो 2000 तक चला वो 100 साल हो गया, तो कितनी होगी? एक सदी हो गई वो। तो 100 सालों की अवधि को हम एक सदी कहते हैं। तो यही कह रहा है कि तेलुगु अदब आंध्र प्रदेश की है, इसकी आगाज जो है वो 10वीं सदी में हो गई। चलिए 7वां हम देखते हैं कन्नड़ अदब, यानी कंटड़ भाषा। कन्नड़, ठीक है, कर्नाटक में बोला जाता है। कहां बोला जाता है? ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा रहा है कि कौन से जबान कहां पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करेंगे। कंटड़ अदब जो है कर्नाटक में। कंटड़ और संस्कृत का रिश्ता बहुत पुराना है, यानी कन्नड़ भाषा है और संस्कृत, इनका जो है ना रिश्ता बहुत पुराना है, वहीं से कट करके निकलता है। और कंटड़ जदीद दौर का आगाज 1800 ईस्वी में शुरू हुआ, यानी कि कन्नड़ भाषा जो अभी बोली जाती है, तो जदीद यानी नए दौर का, मॉडर्न एरा का, आधुनिक काल का जो दौर शुरू हुआ है वो कब शुरू हुआ है? 1800 ईस्वी में जो है वो कंटड़ का नए दौर का, जदीद दौर का आगाज हुआ से शुरू हुआ था। ठीक है। अगला आपका 8 नंबर कह रहा है कि गुजराती अदब। गुजराती अदब की शुरुआत कहां से हुई? तो गुजरात का आगाज जो है, गुजराती भाषा कहां बोला जाता है? गुजरात में बोला जाता है। और इसका आगाज 1133 ईस्वी में, यानी गुजरात शहर में जो भाषा बोला गया, गुजराती भाषा जो शुरू हुई, तो उसका आगाज जो है वो 1133 ईस्वी में शुरू होने लगा। ये शुरुआत हुई गुजराती, है ना। गुजराती अदब गुजरात में हुआ, आगाज 1133 में। उस जमाने में तो 1133 ईस्वी में गुजराती जो बोला जाता था बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा टफ था। लेकिन अब जदीद दौर, जदीद का मतलब नया, जिसे हिंदी में आधुनिक, इंग्लिश में मॉडर्न एरा कहते हैं, इसका आगाज 1850 में हुआ। कब हुआ? 1850 में, जो कि लगभग महात्मा गांधी का दौर आ चुका था 59 में, यानी ठीक 19 साल बाद महात्मा गांधी पैदा हुए। 1869 में महात्मा गांधी, 59 में 69 में 1869 में
महात्मा गांधी की पैदाइश हुई, है ना। तो इसीलिए ये जदीद दौर जो शुरू हुआ, तो इसीलिए इस दौर को हम गांधी का दौर भी कहते हैं। 1915 से 1940 तक गांधी का दौर, यानी कि आगाज गुजराती का 1133 में हुआ। उसके बाद जदीद दौर जो हुआ वो 1850 में शुरू हुआ। उसके बाद जो है 1915 से 1940 तक गांधी का दौर रहा। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो पहली बार 1915 में चंपारण, बिहार के चंपारण क्षेत्र में आए थे और यहीं से उनका पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था, है ना, चंपारण सत्याग्रह, जिसको तिनकठिया या फिर नील पद्धति के, नील खेती के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये दौर चूंकि फिर 1932 में चला, 40 में चला, 31, 32 में, ये सब चलता रहा। तो इस दौर को जो है ना हम गांधी के दौर के नाम से जानते हैं। गांधी का अहद, गांधी का जमाना कहते हैं, क्योंकि 1915 के बाद महात्मा गांधी जब भारत में आए इंग्लैंड से पढ़ करके, तो इन्होंने धीरे 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 अपने अंदर में यानी कि पूरा का पूरा काम किया। तो इस दौर को हम गांधी का दौर कब से कब तक कहा जाता है, तो 1915 से 1940 तक जो है वो गांधी का दौर कहा जाता है। तो ये आपका गुजरात क्लियर हो गया, गुजरात भाषा अदब। अब उसके बाद है बांग्ला अदब की शुरुआत कहां से हुई, 9 नंबर। क्या कह रहा है, बांग्ला अदब की शुरुआत, तो कह रहा है कि मगधी एक भाषा है, बंगाल में ही मगधी से, है ना, मगधी अपभ्रंश, मगधी। अब बंगला जो बना है वो बंगला डायरेक्ट बंगला से जन्म नहीं लिया है। बंगला का अदब का जो शुरुआत है वो मगधी अपभ्रंश से है। आगाज इसका 10वीं शताब्दी में, यानी बंगला का भी 10वीं शताब्दी में, यानी आज से ठीक 10 साल पहले बंगला का भी शुरू जो मतलब कि बंगला जबान की या बंगला अदब की शुरुआत हो चुकी थी। याद रखिएगा आप, बंगला अदब मगधी अपभ्रंश से बना है, आगाज इसकी 10वीं शताब्दी में हुई थी। तो 9 आपका कंप्लीट हो गया। इसी में एक चीज बता रहा है कि 12वीं और 14वीं सदी में असामी और उड़िया जबान अलग हुआ था। यानी असम, ये याद रखिएगा आप, असम और उड़िया जो था वो पहले बंगाल में ही शामिल था, लेकिन कब, 12वीं में असामी और 14वीं में उड़िया भाषा जो था वो दोनों को बंगाल से काट करके अलग किया गया। जो होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई क्षेत्र किसी राजा के या फिर किसी के अधीन होता था और बड़ा क्षेत्र होने के कारण लोग उसको क्या करते थे, अलग अलग राज्य में बांट दिया करते थे बड़ा होने से। तो याद रखिएगा, बांग्ला अदब मगधी अपभ्रंश से बना है, आगाज 10वीं सदी में हुआ था, 12वीं और 14वीं सदी में असामी और उड़िया जबान अलग हो गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। जितना खास चीज था, जिन जबानों के बारे में आपसे पूछा गया, एक और है आपका मैथिली जबान। मैथिली के बारे में इसमें दिया गया है। तो मैथिली क्या है, मैथिली जो है आपका बिहार के ज्यादातर दरभंगा क्षेत्र में बोला जाता है। दरभंगा और मधुबनी जिला जो है ना, यहाँ पर मैथिली ज्यादा से ज्यादा बोली जाती है। बस यही पे ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो जाता है, 9 नंबर पे खत्म हो जाता है। 9 जबानों के बारे में 22, हिंदुस्तान में 22 जबानें हैं। हिंदुस्तान भारतीय संविधान में, आइन में, हिंदुस्तान के आइन में 22 जबानें बोली जाती है। 22 जबानों में से मैंने आपको 9 पढ़ा दिया है। ये 9 से ही आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप हटते नहीं, देख नहीं पाते। तो ये VVI मोस्ट पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफी बड़ा था। इससे काट छाट करके मैंने आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव निकाल के दे दिया है। अब आपको करना क्या है कि इसका पूरा ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करना है। मॉडल गेस में गलत भी दिया होता है, तो इससे आप जस्टिफाई कर लोगे कि आपके मॉडल में सही है या गलत है। और यही चैप्टर था आपका पहला चैप्टर, हिंदुस्तानी आइन में दर्ज उर्दू जबान, हिंदुस्तानी जबान। तो ये पूरा का पूरा एक पहला चैप्टर जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक मजमून था, मकाला जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये मजमून था आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके कोई मुसन्निफ नहीं, इसका लेखक कोई नहीं है, ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों को कह देंगे कि नया बैच शुरू हो चुका है। मैट्रिक एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा का पूरा 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और पसंद आया हो वीडियो तो कमेंट जरूर कर ले कि सर मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा है, हम जुड़ चुके हैं। और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करते रहें। दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।